नमस्कार, आप देख रहे हैं किस्सा कुर्सी का और आपके साथ मैं अंजलि मुदगल। 2023 के चुनाव को लेकर चुनावी गहमा गहमी पहले से ही तेज है। सभी पार्टियां कैंडिडेट की लिस्ट जारी कर रही हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा को लेकर कांग्रेस ने भी आज पत्ते अपने खोल दिए हैं और अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश के लिए 144 उम्मीदवारों की अपनी पहली लिस्ट जारी की। कांग्रेस ने सीटों पर ज्यादा फेरबदल नहीं किया है। खासतौर पर दिग्गजों की सीटों को सुरक्षित रखा गया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व सीएम कमलनाथ छिंदवाड़ा से ही चुनाव लड़ेंगे। वहीं दूसरी तरफ सीएम शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ बुधनी से कांग्रेस ने विक्रम मस्ताल को चुनावी मैदान में उतारा है। आपको याद होगी, मस्ताल ने रामायण 2 में हनुमान का किरदार निभाया था। सीएम शिवराज सिंह चौहान बुधनी सीट से मैदान में हैं। कांग्रेस ये सीट 20 साल से नहीं जीत सकी है। सीएम शिवराज सिंह चौहान यहां से 1990, 2006, 2008, 2013 और 2018 में भी विधायक बने हैं। वहीं 2003 में यहां से बीजेपी के ही उम्मीदवार राजेंद्र सिंह विधायक बने थे। इस बार कांग्रेस ने शिवराज के खिलाफ विक्रम मस्ताल शर्मा को टिकट दिया है। उधर नवरात्र के पहले दिन छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए भी प्रत्याशियों की सूची कांग्रेस पार्टी ने जारी कर दी है। 90 सीटों वाले छत्तीसगढ़ राज्य में 30 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस ने सीएम भूपेश बघेल को पाटन से और डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव को अंबिकापुर से चुनावी मैदान में उतारा है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने सीतापुर से अमरजीत भगत, इसके अलावा खरसिया से उमेश पटेल, कोरबा से जय सिंह अग्रवाल और सक्ती से डॉक्टर चंदन दास महंत को अपना प्रत्याशी बनाया है। यानी कि ये लड़ाई बेहद दिलचस्प होने वाली है। वीवीआईपी सीट्स का भी हम जिक्र कर रहे हैं। कौन कौन सी वीवीआईपी सीट्स रहेंगी? निगाहें टिकी थी कि आखिर इंदौर 1 से किसे कांग्रेस पार्टी अपना प्रत्याशी बनाती है, साथ ही साथ शिवराज सिंह के सामने किसे उतारा जाता है बुधनी सीट से। तो ये पत्ते आज कांग्रेस पार्टी की तरफ से खोल दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश में हमारी पूरी तैयारी है। जो लिस्ट हमने जारी करी है उसमें 63 ऐसे हमारे उम्मीदवार हैं जिनकी उम्र 50 से कम है। 19 महिलाएं हैं। जो हमने कहा था हमने किया। निश्चित रूप से 8 हमारे नाम नए आए हैं और वो बेहतर नाम है। और हमारे पार्टी में जिन लोगों को टिकट नहीं दिया गया है वो भी हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, साथी हैं। वो भी पार्टी का काम करेंगे। आने वाले समय में पार्टी भी उनका बेहतर उपयोग करेगी, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार ने पूरे देश में सबसे अच्छा काम किया है और इसका रिजल्ट आने वाले चुनाव में छत्तीसगढ़ में मिलेगा और छत्तीसगढ़ की जनता कांग्रेस की ओर देख रही है। अत्यंत आभारी हूँ कांग्रेस पार्टी का, हाईकमांड का, आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी का, श्रीमती सोनिया जी का, आदरणीय राहुल जी का, सभी वरिष्ठ जनों का, शैलजा जी हैं, माकन जी हैं, भूपेश भाई हैं, दीपक भाई हैं, जिन्होंने सर्वे के बाद अगर ये पाया कि वहाँ के साथी, वहाँ के कार्यकर्ता एक बार फिर मौका देना चाह रहे हैं तो उनका सम्मान उन्होंने रखा। तो मैं अत्यंत आभारी हूँ। नए चेहरों को मौका दिया गया जी, नए पुराने हैं और ऐसे ही हैं, ऐसे ही चलता है। मिश्रित टीम है और प्रयास हम लोग का यही है कि जो काम चालू किया था 5 साल पहले उसको निरंतर आगे बढ़ाते रहें। कई चीजें हैं जो हुई हैं, कुछ चीजें हैं जो नहीं हुई हैं, नई चीजें होंगी करने के लिए। ये सारे लक्ष्य हासिल करने के लिए मौका मांगना है। आज नवरात्र का पहला दिन है और शुभ दिन में सही समय में हम लोग पहला सूची जारी हुआ। बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। कांग्रेस पार्टी ने जिनको भी प्रत्याशी बनाया वो जीत कर आएंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो 15 महीने की कांग्रेस की सरकार के बाद में काम किया वो काम कहीं नजर नहीं आता है। जो पहले से ही काम स्वीकृत थे वो काम चल रहे थे। कमलनाथ जी ने भी बहुत सारे काम स्वीकृत किए थे, उनको भी कराया गया, कर रहे थे। और ऐसी कोई बहुत अच्छी उपलब्धियां नहीं थी जो गोटे गांव को अपन सौगात के रूप में मान सकें। और क्योंकि गोटे गांव में भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। बड़ी देर कर दी हुजूर आते आते, पर यह बात भी सही है कि जब बोली फाइनल होगी जभी तो कांग्रेस की लिस्ट आएगी। तो आज बोली फाइनल हुई तो कांग्रेस की लिस्ट आ गई। पर मध्य प्रदेश की जनता ने पूरा मन बनाया है कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रचंड बहुमत से जीतेगी। ये लिस्ट पूरी तरह से डिफंक है। भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से मध्य प्रदेश में सरकार बनाने वाली है।
तो लंबे इंतजार के बाद आखिरकार कांग्रेस ने अपनी लिस्ट जारी कर दी है। इसी पर चर्चा के लिए खास मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं। आलोक मेहता सर, एडिटोरियल डायरेक्टर आईटीवी, इसके अलावा अरविंद मोहन सर, कंसल्टिंग एडिटर आईटीवी, और वरिष्ठ पत्रकार युवराज पोखरना भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले आलोक मेहता सर, लंबा इंतजार कांग्रेस पार्टी ने अपनी लिस्ट का कराया है, क्या कुछ सरप्राइजिंग एलिमेंट आपको नजर आया इस लिस्ट में? अंजलि जी, पहले तो नवरात्रि की सबको शुभकामनाएं हो, और खास करके जो पार्टियां हैं वो प्रजातंत्र के लिए, लोकतंत्र के लिए और समाज के लिए भला करें, जब ये सब प्रार्थना करते हैं। और शायद इसीलिए अब कांग्रेस पार्टी भी बाकायदा नवरात्रि के हिसाब से सूची जारी की है, और भारतीय जनता पार्टी ने पहले कर दी, चूंकि हर दिन शुभ है, यदि काम अच्छा करना है तो अब ये हर एक की प्रतियोगिता चल रही है। इसलिए मैं मानता हूं कि चुनौती निश्चित रूप से दोनों दलों के लिए निर्णायक है। देखिए, मोदी जी की प्रतिष्ठा तो दांव पर नहीं लगी है, चूंकि शिवराज सिंह नेतृत्व कर रहे हैं, 18-20 साल हो गए लगभग। और ऐसी स्थिति में जो चुनौती है राहुल गांधी के लिए बड़ी चुनौती है। कमलनाथ ने तो 1980 से मैं उनको देखा, उसके पहले मतलब जिस तरह से वो सक्रिय रहे, तो वो तो एक ऐसी पारी खेल रहे हैं जो निर्णायक है। यदि इस बार उन्होंने, पिछली बार जो उनको कुछ लोगों से, जैसे कह सकते हैं कि उनके कर्मों से या दूसरों के कर्मों से उनकी सरकार चली गई, इसलिए अब उनके लिए एक अंतिम निर्णायक लड़ाई है। इसके बाद राजनीतिक जीवन में कोई और बड़ा, आज से 10 साल बाद वो कौन सा चुनाव लड़ेंगे मैं नहीं जानता, भगवान करे वो 100 साल तक लड़ते रहे, आजकल तो शक्ति देते हैं सबको, हम उसके लिए कुछ ये नहीं कहते। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि सूची हाईकमांड की खींचातानी, दिग्विजय सिंह की खींचातानी, कमलनाथ, पुराने जो लोग थे, जो लायल थे, जो सोनिया, राहुल जी गांधी के, मैं उनको जानता हूँ। कल भी कुछ प्रदर्शन कमलनाथ, उनके दिग्विजय सिंह के घर पर जाकर के कुछ लोग जब जिस तरह से कर रहे थे, उसके वीडियो आपने देखे हों तो। और वैसे भाजपा में भी कई बार चुनौतियां हुई हैं, उनके अभी विरोध होता है। लेकिन ये सही है कि आपने ठीक कहा कि कितना पलड़ा भारी होगा। ये स्थानीय जो उम्मीदवार चुने गए हैं, जिनकी सूची आई है, बड़े नेताओं की तो भविष्य, चूंकि लोकसभा चुनाव की दृष्टि से निश्चित रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के लिए उस तरह की चुनौती है कि इसमें जो परफॉर्मेंस होगा, और उसी तरह से कमलनाथ जी ने भी अपने ढंग से जो चुने हैं, लेकिन उनके ऊपर भी जो हाईकमांड कुछ मामले में तो अपने, इसीलिए वो करता है, चाहे राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, वो जो बैलेंस करता है। इसलिए एक एक का आकलन तो अपने जो भोपाल के हमारे प्रमुख हैं, संवाददाता हैं, एडिटर्स हैं, वो तो बताएंगे, मैं उस पर भी नहीं जा रहा। लेकिन हाँ, मैं मानता हूं कि काम बहुत हुआ है, ये अपेक्षा तो फिर अनंत है। ठीक है, मैं लंदन में बैठा हूँ, यहाँ इससे ज्यादा 7 लाख लोग अभी भी वेटिंग में बैठे हैं, बीमार लोग साल भर से। तो ऐसा नहीं है, वहां पर स्वास्थ्य की क्या सुविधाएं मिली, क्या शिक्षा की मिली, क्या पानी मिला, क्या किसान को मिला, इस पर निर्भर करेगा और क्या दे सकते हैं। ठीक है, यानी कि आप कह रहे हैं जमीनी मुद्दों पर बातचीत होगी और फिर स्थानीय लोग ही तय करेंगे कि आखिर जीत किसकी हो। अरविंद मोहन सर, इतना समय लिया कांग्रेस पार्टी ने, देखिए आज नवरात्रि शुरू, अब तो मजबूरी भी थी लिस्ट जारी करनी है, क्योंकि चुनावों में बहुत ज्यादा समय नहीं बचा है। इतना समय कांग्रेस पार्टी ने लिया, जिस हिसाब से वक्त लिया गया, उस हिसाब से क्या लिस्ट लगी आपको कांग्रेस की? देखिए, वक्त कोई इतना ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि बहुत देर हुई है। बीजेपी की लिस्ट पहले आ गई, ये जरूर है, उसके तुलना में ये देर हुई है। नहीं तो चुनाव डिक्लेयर होने के बाद और नॉमिनेशन की तारीख और फिर विड्रॉल की तारीख, इन सब के हिसाब से भी कैंडिडेट होता है, वो कोई इतना देर नहीं है। मध्य प्रदेश की सूची में मुझे लगता है जो अब तक हम लोगों ने देखा है पिछले काफ़ी समय से, कि 3 खेमे हुआ करते थे, दिग्विजय सिंह का, कमलनाथ का और सिंधिया जी। तो ये तीनों एक दूसरे से टकराते थे, एक दूसरे की खींचतान करते थे। मुझे लगता है इस बार वो चीज़ दिखाई नहीं दे रही है। इस बार काफ़ी कुछ कमलनाथ के को आगे करके ही चीज़ें चल रही हैं। सिंधिया जी तो वैसे ही बाहर हो गए हैं, लेकिन दिग्विजय सिंह ने भी शायद इस चीज़ को कबूल कर लिया है कि हाईकमान कमलनाथ को चाहता है और उन्हीं को मौका मिलना चाहिए। तो उस किस्म की तकलीफ जो पिछले चुनावों में दिखती थी कि एक दूसरे को कैंडिडेट को हरवाने, मैंने कैंडिडेट और टिकट देने का ही मामला नहीं रहता था, ये लगता था कि एक दूसरे को हराने के लिए भी कोशिश कर रहे हैं वो और उनके समर्थक। इस बार अभी तक नहीं दिख, लेकिन ये मेरा कहना अभी तक का है। चुनाव टिकट आने के बाद क्या सीन होगा, जब कैंडिडेट जाएंगे मैदान में, तब ये कहना मुश्किल है, क्योंकि बहुत साफ दिखाई दे रहा है कि जैसे जैसे पार्टियों का रिश्ता आइडियोलॉजी से दूर हो रहा है और जमीनी कामों
का नोटिस कम लिया जा रहा है पार्टी में। जो भी नेतृत्व के आसपास के लोग हैं उनकी परिक्रमा जो लोग ज़्यादा करते हैं, समिट पॉलिटिक्स जो लोग करते हैं, मास पॉलिटिक्स की जगह समिट पॉलिटिक्स जो लोग करते हैं, उनकी बढ़ती जा रही है हर पार्टी में। तो अब ऐसे कैंडिडेट आने के बाद क्या रिएक्शन होगा ये आज शाम तक या कल पता लगेगा, कई बार चुनाव तक पता लगेगा। लेकिन अभी तक के हिसाब से लिस्ट अच्छी दिख रही है, मध्य प्रदेश की लिस्ट तो कम से कम अच्छी दिख रही है। और ये भी साफ लग रहा है कि एक लीडर और उसकी स्ट्रेटजी के हिसाब से चीजें चली जा रही हैं। ये मेरे ख्याल से बेहतर है। बीजेपी के लिए कंट्राडिक्शन अभी भी बना हुआ है कि शिवराज लीडर हैं या नहीं हैं। चौथी लिस्ट में अगर शिवराज का नाम आया है तो बीजेपी के लिए अभी ये दुविधा दिखाई देती है कि वो शिवराज के नाम पे ही लड़ेंगे या मोदी जी के नाम पे लड़ेंगे। और मोदी जी ने जिस तरह से चुनाव प्रचार शुरू किया है उसमें लगता है कि उनको इस बात का अंदाजा है कि शिवराज के खिलाफ शायद नाराजगी ज्यादा है। 20 साल चौथे टर्म उनका शासन चल रहा है, तो बेहतर होगा कि कमल को आगे कर लें और मोदी को ही आगे कर लें और उसी नाम पे। बिल्कुल। युवराज जी, कांग्रेस की लिस्ट पर आपका रिएक्शन? बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं किया कांग्रेस पार्टी ने, अपने जो पुराने चेहरे थे उन्हीं पर ही भरोसा जताया गया है। क्या कुछ सरप्राइजिंग एलिमेंट आपको लगा या फिर नॉर्मल है लिस्ट? अंजलि जी, आपके माध्यम से हमारे लाखों दर्शकों को नवरात्र की शुभकामनाएं। एको हो रहा है मेरा, अगर ठीक कर पाए तो ऑडियो। अच्छी आ रही जी अंजलि जी, इसमें इंटरेस्टिंग ये रहेगा कि दिग्विजय बाबू जिन्होंने 26/11 आतंकवाद आरएसएस की साजिश अजीज बढ़ने की पुस्तक का विमोचन किया था, और वहां से कांग्रेस आते आते आज कमलनाथ जी के सॉफ्ट हिंदुत्व पे आ गई है। यदि आप देखेंगे तो शिवराज सिंह को शिव कहा गया है और उनके विरुद्ध इन्होंने जिनको उतारा है कांग्रेस ने, उनको हनुमान बताया गया है, विक्रम मस्ताल जी को। तो कांग्रेस का जो स्टैंड है आप देखें सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ मध्य प्रदेश में आता मुझे दिख रहा है। शिव वर्सेस हनुमान की लड़ाई दिखाने का प्रयास हो रहा है, तो ये एक इंटरेस्टिंग चेंज है स्ट्रेटेजिकली। और यदि मैं सूची की बात करूं तो मैंने एक बड़ी केयरफुली सूची को देखा। सर्वप्रथम मैक्रो लेवल पे मुझे ये लगा कि कांग्रेस में मध्य प्रदेश में कोई कला नहीं है, जैसे अरविंद मोहन जी ने कहा। तो वहां आप देखेंगे 144 लोगों की लिस्ट आ गई 230 में से, लेकिन छत्तीसगढ़ में टीएस सिंहदेव बनाम भूपेश बघेल है तो 90 में से केवल 30 लोगों की सूची आई। राजस्थान में सचिन पायलट बनाम अशोक गहलोत है तो वहां की सूची की आप और हम प्रतीक्षा करते रह गए। और मध्य प्रदेश की जो सूची आई है आप देखेंगे इंटरेस्टिंगली, राहुल गांधी और कांग्रेस का जो डॉटेड इंडिया अलायंस का जो पूरा कैंपेन चल रहा है ओबीसी को लेके, तो केवल 144 में से 39 ओबीसी हैं। ठीक है, जो लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा एक दिया गया था उसको मान के चलें तो केवल 19 महिलाएं हैं और माइनॉरिटी की केवल 6 सीटें दी गई है। पूरे मध्य प्रदेश में माइनॉरिटी के कैंडिडेट केवल 6 दिए गए हैं। ये सारे अंडरलाइनिंग फैक्टर्स मेरे लिए हैं। और दिग्विजय सिंह की भूमिका क्या रहेगी वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि उनके भाई को भी टिकट मिली है। हाँ, उनके भाई और बेटे दोनों को टिकट मिला। ठीक है, आप बने रहिए। इस वक्त की बड़ी खबर जो मिल रही है वो बता देते हैं अपने दर्शकों को। भोपाल से एमपी में कांग्रेस की लिस्ट आने के बाद विरोध भी शुरू हो गया है। कांग्रेस मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष अजय यादव ने अपना इस्तीफा दे दिया है। अजय यादव ने पीसीसी चीफ कमलनाथ को पत्र लिखा है। पिछड़ा वर्ग के साथ अन्याय करने का आरोप लगाया गया है। और अक्सर ऐसा हम देखते हैं, किसी भी पार्टी की जब लिस्ट आती है तो इसी तरह की स्थितियां पैदा भी होती हैं। नाराजगी खुलकर आती है। जिनका पत्ता कटता है, जिनका टिकट कटता है, वो नाराजगी अपनी दिखाते हैं, विरोध जताते हैं। ऐसे में अजय यादव की तरफ से कमलनाथ को पत्र लिख दिया गया है। पिछड़ा वर्ग के साथ अन्याय करने का आरोप इस पत्र में अजय यादव ने लगाया है। आलोक मेहता सर, ये तो हम देखते ही आए हैं हम कि ऐसा होता है, लेकिन क्या कहा गया है अजय यादव की तरफ से वो भी एक बार सुना देते हैं पहले अपने दर्शकों को। मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी के नेतृत्व में यह विश्वास दिलाया गया कि पिछड़े वर्गों को उनका हक एवं अधिकार इस विधानसभा चुनाव में मिलेगा, परंतु टीकमगढ़ जिले में जहां पिछड़े वर्ग के मतदाताओं की संख्या 70% से अधिक है, वहां तीनों सामान्य क्षेत्रों पर
केवल एक ही वर्ग के प्रत्याशी बना दिए गए, जबकि तीनों ही प्रत्याशी पिछला चुनाव भारी अंतर से हारे हुए हैं। ये पिछड़े वर्गों के साथ अन्याय है, धोखा है। मैं इस अन्याय का साथ नहीं दे सकता हूं। मैं, मेरे साथी एवं खरगापुर के तमाम आमजन लगातार पार्टी के सभी कार्यक्रम हो, चाहे घर घर चलो अभियान हो, हाथ से हाथ जोड़ो अभियान हो, नारी सम्मान योजना हो, जन आक्रोश यात्रा हो, सभी में लगातार काम कर रहे थे और मेरा प्रदर्शन भी सबके सामने है। उसके बाद भी यह अन्याय किया गया, क्योंकि मैं पिछड़े वर्ग से हूं, इसलिए इस तरह का अन्याय किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी में जिस तरह का अन्याय हो रहा है, मैं इस अन्याय का साथ नहीं दे सकता हूं। इसलिए मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष पद एवं टीकमगढ़ जिले की खरगापुर विधानसभा के पलेरा ब्लॉक से पीसीसी डेलीगेट के पद से इस्तीफा देता हूं। तो देखिए, इस्तीफों का दौर शुरू हो चुका है। लिस्ट आते ही नाराजगी खुलकर सामने आने लगी है उन नेताओं की जिन्हें टिकट नहीं मिला है, जो उम्मीद लगाए बैठे थे कि टिकट उन्हें मिलेगा। आलोक मेहता सर, ऐसा हम देखते हैं, लेकिन इस बार बीजेपी ने बहुत ज्यादा अपनी लिस्ट से सभी को सरप्राइज किया और बीजेपी ने कांग्रेस के मुकाबले ज्यादा मौजूदा विधायकों के और नेताओं के टिकट काटे हैं। कैसे इसे आप देखते हैं? ऐसे लोग, ऐसे नेता कितनी मुश्किलें किसी भी पार्टी की बढ़ा सकते हैं? देखिए, अभी पहले जैसे अभी हम चर्चा कर रहे थे, और मैं इसलिए बताऊंगा कि प्रथम ग्रासे मक्षिका पाता, ये एक बड़ी कहावत है। पहले कौर में मक्खी गिरी। कांग्रेस के अब देखिए जिस तरह से अजय यादव ने इस्तीफा दिया, अभी आप कह रहे थे हमारे और मेहमान और अरविंद जी कह रहे थे कि एक गुट नहीं, उनको शायद, मैं तो उसी इलाके को वर्षों से पार्टी कवर करने के हिसाब से भी कहें, दिल्ली में रहते हुए भी या मध्य प्रदेश जाकर के, अरुण यादव, सुभाष यादव के पुत्र, वो किस तरह से उनको कितना महत्व इस पूरे चुनाव में अभी पहले हाल में भी दिया गया। वो पार्टी के अध्यक्ष भी रहे। तो पिछड़ा काल उनको तो सुभाष यादव नहीं, शिवपाल सिंह सोलंकी को एक समय में इंदिरा गांधी जब वापस आई थी तब उनको वायदा किया गया था कि आदिवासी मुख्यमंत्री बनाएंगे, तब भी नहीं बनाया गया। तो कांग्रेस में ये नारेबाजी राहुल गांधी कर सकते हैं, कमलनाथ जी भी कह सकते हैं, लेकिन दिग्विजय सिंह के रहते हुए असंतोष नहीं होगा ये मैं नहीं मान सकता। और कमलनाथ जी राष्ट्रीय राजनीति के बहुत अच्छे नेता हैं, लेकिन प्रदेश के जो बारीक जो आंकड़े हैं, वो आंकड़े जो स्थिति, अच्छा उनको इसलिए महत्व मिला है, इसलिए नहीं मिला कि उनको छूट दी गई, क्योंकि उन्होंने पिछले चुनाव में भी साफ कहा था मैं पार्टी में खर्च तभी करूंगा जब मैं मुख्यमंत्री होऊंगा। वो पार्टी के खर्च की जिम्मेदारी लेते हैं। राहुल गांधी, दिग्विजय सिंह जिम्मेदारी कम लेते हैं, वो बांटने का, वो ठीक है, जबकि वो कभी एक जमाने में कमलनाथ को मेरा गुरु कहते थे, लेकिन बीच बीच में सुरेश पचौरी हैं। क्या वो अपने घाव भूल सकते हैं? उनको कितना महत्व मिला होगा जो राजीव गांधी के समय में सारा डेवलपमेंट सेंटर चला करके पूरे प्रदेश में, देश में उन्होंने काम किया था। तो ये कहना कि ये सब एक लिस्ट है, मैं नहीं मानता, क्योंकि अभी धीरे धीरे अंदर का असंतोष भी सामने आएगा, भाजपा का भी हो सकता है। भाजपा में भी कुछ लोग ऐसे होंगे जो अभी उनकी पूरी सूची कुछ इलाकों में अभी आना बाकी है, क्योंकि वहां नाराजगी विधायकों से है, उनके पे पत्ते कटना है। और भाजपा में ये सही, जैसा मैंने पहले भी कहा कि उन्होंने दांव पर तो लगाया है बड़े बड़े नेताओं को, और कई बार ऐसा वो नहीं हुआ है। ग्वालियर रीजन में भी सिंधिया जी और नरेंद्र सिंह जी के रहते हुए पिछले उपचुनाव में पार्टी के कुछ इलाकों में पराजय भी हुई है। तो ये मत मानिए कि केवल सिंधिया या नरेंद्र सिंह के बल पर जीते जा सकते हैं। सब कैसे जीता करके ला सकते हैं, ये चुनौती भाजपा ने समझी है। हम और आप चाहे कुछ भी कहें, उनकी पार्टी का दावा करें कि हम जीत के आएंगे, लेकिन उन्हें अंदर से मालूम है कि कहाँ कमजोर नस है, हम उसको कैसे पूर्ति कर सकते हैं। शिवराज की परीक्षा शिवराज को भी रखा है, लेकिन दिग्विजय सिंह के बेटे भाई, आप अंदाजा लगाए, लक्ष्मण सिंह, जो बार बार विद्रोह करते, कभी बीजेपी के साथ कभी इसके साथ, वो भी पहले कहते थे भैया मेरे भाई को जब मुख्यमंत्री बनाएंगे और वही तभी पैसा खर्च करेंगे। इसलिए ये सब बातें केवल ऊपर वैचारिक आधार कुछ नहीं है, सत्ता एक आधार है जो कांग्रेस किसी भी कीमत पर राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए अब उनको कुछ कर सकते हैं, वही कोशिश करने की कोशिश है। ठीक है आलोक सर। अरविंद जी, आपको क्या लगता है, बुधनी सीट की अगर बात करें तो ये गढ़ मानी जाती रही है शिवराज सिंह का, कई सालों से चुनाव जीतते आ रहे हैं इस सीट से। ऐसे में हनुमान तो सबके हैं, लेकिन कांग्रेस के जो हनुमान हैं, युवा चेहरा है, 3 महीने पहले ही कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है, कितना स्ट्रॉन्ग कैंडिडेचर आप मानते हैं शिवराज सिंह के सामने कांग्रेस के उम्मीदवार विक्रम मस्ताल का? इस तरह का उम्मीदवार लड़ाने की परंपरा रही है पूरी, बहुत मजबूत कैंडिडेट अगर जहाँ हो और उसका विरोध स्थानीय लेवल पे किसी के बस का नहीं लगता है, तो थोड़ा चमक दमक वाला, थोड़ा नाटक नौटंकी वाला, थोड़ा ऐसा कुछ
जिसके आने से एक दूसरे तरह की चर्चा हो और वो कैंडिडेट परेशान हो। माने शिवराज जी हो सकता है कि इसको पॉपुलरिटी इस कैंडिडेट को मिलने लगे तो शिवराज जी थोड़ा परेशान है, क्योंकि संगठन के काम से और राजनीतिक लाभ घाटे के हिसाब से शिवराज सिंह को उस कंस्टिट्यूंसी में घेरना मुश्किल है कांग्रेस के एक कंस्टिट्यूंसी। तो इस तरह के कैंडिडेट इसीलिए उतारे जाते हैं कि वो थोड़ा अपना प्रचार वहाँ ज़्यादा करें, थोड़ा ज़्यादा वक्त लगाएं, थोड़ी ज़्यादा परेशानी महसूस करें जितनी आमतौर पर करते हैं। नहीं तो जो कैंडिडेट इतने बरस से जीत रहा है एक जगह चीफ मिनिस्टर रहा है, आमतौर पे लोग उससे अपना जुड़ाव महसूस करने लगते हैं कि और जैसे शिवराज जी ने तो काम किया है, मैं मानता हूँ कि ज्योति बसु ने कोई काम अपने कंस्टिट्यूंसी के लिए नहीं, लेकिन कंस्टिट्यूंसी के लोग इस बात पे बड़ा गर्व करते थे कि हमारे यहाँ से ज्योति बसु जीतते। चीफ मिनिस्टर हो इतने लंबे समय का हो तो उसकी पहचान उस कंस्टिट्यूंसी से जुड़ जाती है, उसको हराना वहाँ बहुत आसान नहीं होता। तो सामान्य कैंडिडेट की जगह कोई थोड़ा बाहर वाला ऐसा जिसका नाम हो, जिसके थोड़ा आगे पीछे चीज़ें और जुड़ी हुई हों, जिसका एक आकर्षण गैर पॉलिटिकल वजहों से भी हो, ऐसे कैंडिडेट उतारने का चलन रहा है, कोई ऐसा पहली बार नहीं हुआ। और ये कैंडिडेट उसी सोच से उतारा गया है। कांग्रेस की लिस्ट में मेरे ख्याल से चौंकाने वाला एलिमेंट बहुत ज़्यादा दिखाई नहीं दे रहा है अभी तक। टिकट काटना, टिकट देना, किसी नए को उतार देना, जो बीजेपी की लिस्ट भरी हुई थी पहले ही दिन जिस दिन वो लिस्ट आई, और हम सब लोग मध्य प्रदेश के हर एमएलए कंस्टिट्यूंसी के बारे में बहुत डिटेल जानते नहीं, इसके बावजूद पहले ही दिन उस लिस्ट की राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा शुरू हो गई, क्योंकि उस लिस्ट में ऐसी चीजें थी, ऐसे एमपीओ को भेजा गया, मंत्रियों को नाम दे दिया गया, कैलाश विजयवर्गीय जैसे सीनियर लीडर को विधानसभा लड़ने के लिए कह दिया गया, उनके बेटे को नहीं दिया गया, शिवराज सिंह का टिकट नहीं दिया गया। तो इस तरह के चौंकाऊ एलिमेंट बीजेपी की लिस्ट में काफी थे। कांग्रेस की लिस्ट उस कंपेरिजन में मैं मानता हूँ कि सामान्य किस्म की है, इसमें कोई बहुत ज्यादा उस तरह का एलिमेंट नहीं है। एक ये बुधनी की सीट के लिए आप गिन सकती हैं कि कांग्रेस ने एक ऐसा कैंडिडेट उतारा है जिसकी चर्चा गैर राजनीतिक वजहों से होती रही है, और वो शिवराज जी को थोड़ा परेशान करने घेरने के लिए ले आया गया है। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस उनको लेके भी काफी सीरियस होगी कि वो शिवराज। ठीक है युवराज जी, इससे पहले आप कमलनाथ का जिक्र करते हुए सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ गए थे। आपने कहा कि कमलनाथ खुद को उस तरह से प्रेजेंट कर रहे हैं। इसकी तस्वीरें हमने पिछले कुछ दिनों में देखी भी हैं, किस तरह से मंदिरों के दौरे कमलनाथ ने किए हैं। बाबा बागेश्वर के दरबार में भी कमलनाथ पहुंचे थे। जब बीजेपी के नेता लगातार वहां पर हाजिरी लगा रहे थे तो कांग्रेस से कमलनाथ भी वहां पर पहुंचे थे। ऐसे में छिंदवाड़ा सीट जो कि गढ़ रही है कमलनाथ का, नकुलनाथ का, उनके बेटे का, उसी सीट से कांग्रेस की तरफ से एक बार फिर से कमलनाथ को उतारना, कैसे इसे देखते हैं आप? अंजलि जी, छिंदवाड़ा की सीट को लेके मेरे मन में कोई संदेह नहीं है, कमलनाथ जी का गढ़ रहा है और रहेगा। बट मेरा एक जो आकलन स्ट्रैटेजी को, संगठन को लेके ये जा रहा है कि इन्हीं कमलनाथ श्री का वीडियो जब हमने देखा था, एक क्लोज रूम का वीडियो निकला था कार्यकर्ताओं को संबोधन देते हुए कि 100% मुसलमानों का वोट हमको मिलना चाहिए, हमारा वोट है कहीं नहीं जाना चाहिए। और वहां से शुरू करते करते जो आज कमलनाथ जी आ गए सॉफ्ट हिंदुत्व की ओर के शिव वर्सेस हनुमान। देखिए, कमलनाथ ही पूरे रणनीतिकार है मध्य प्रदेश के, इसमें कोई संदेह नहीं। और मुझे मध्य प्रदेश में गया था पिछले महीने, मुझे दिग्विजय सिंह का इतना प्रभाव कहीं दिखा नहीं। ठीक है, तो दिग्विजय सिंह का एक ही ध्येय था कि मेरा भाई और मेरा बेटा सेट हो जाए। लेकिन कमलनाथ जी जो हिंदुत्व की ओर आ रहे हैं, ऐसा क्यों मुझे लग रहा है, क्योंकि 2013 का यदि मैं वोट शेयर देखता हूँ, ध्यान दीजिएगा, तो बीजेपी जो विजेता बनी थी 41% वोट शेयर था उसका, और 28 में 2018 में जब कांग्रेस जीती थी उनका वोट शेयर था 43%। तो लगभग जो वोट शेयर है हम मान के चल सकते हैं कि 38% टू 40% एक विनर का रहता है वहां पे, कांग्रेस हो या भाजपा हो। तो ये वोट शेयर 5 से 7% का जो स्विंग है, जिसे हम अंग्रेजी में फेंस सीटर कहते हैं, इन लोगों को रिझाने के लिए कमलनाथ धार्मिक हो रहे हैं, सॉफ्ट हिंदुत्व का कार्ड खेल रहे हैं। और मुझे ये, आप चुनाव में देखिएगा 150 लोगों की सूची जो आई है 144, केवल 6 माइनॉरिटी है। तो कांग्रेस ने अपनी जो स्ट्रेटेजी है, और मैं इसे 2024 से जोड़ के देख रहा हूँ, सॉफ्ट हिंदुत्व के पिच पे मध्य प्रदेश को खेलने का एक एक्सपेरिमेंट हो रहा है, और ये एक्सपेरिमेंट कैसा फल देता है उसके बेस पे 24 की स्ट्रेटेजी इनकी हो सकती है। और मध्य प्रदेश एक बहुत बड़ी, आप भी जानते हैं, राज्य है, 230 सीटें हैं, तो ये एक बहुत बड़ा मैसेज जा सकता है 24 के लिए। ये एक एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है सॉफ्ट हिंदुत्व को लेके।
आलोक सर, आप कितना इत्तेफाक रखते हैं युवराज जी की बात से? क्या एक्सपेरिमेंट आपको लगता है मध्य प्रदेश में सॉफ्ट हिंदुत्व का हो रहा है कांग्रेस पार्टी का 24 के लिए? देखिए, उसको एक्सपेरिमेंट कहें या ना कहें, लेकिन ये सही है, युवराज जी ने बिल्कुल सही विश्लेषण किया है। और लेकिन मैं इसमें जोड़ूंगा कि दिग्विजय सिंह इनसे, कमलनाथ से ज्यादा पूजा पाठ करते हैं। यदि विमान में आप कभी यात्रा करें थर्सडे के दिन, गुरुवार को, और उनके पास में बैठ जाए तो वो बृहस्पति का जाप, अपना जो भी पूजा पाठ होता है, करते रहते हैं। तो वो दोनों तरफ के, लेकिन वो उन्होंने पूरा, जब से उनका कैरियर शुरू हुआ 74 से, वो एक अपना एक अल्पसंख्यकों को, दलितों को, पिछड़ों को, इसके नाम पर राजनीति करते हैं। और इसलिए वो उनके खाते में डाल दिया, मुसलमान जाएगा कहाँ। देखिए, ये नहीं है सॉफ्ट हिंदुत्व, ये है कि भैया तुम जाओगे कहाँ, दूसरी पार्टी तो पूरा हिंदुत्व वाली है, वो तो तुमको भी हिंदू मानती है। इसलिए हिंदुओं को टिकट, मैंने मुसलमानों को ज्यादा टिकट नहीं दिया। दिग्विजय सिंह के लिए जुम्मा है कि तुम मुसलमानों के टिकट लाओ। जो कमलनाथ जी ने संदेश दिया है वो इनके लिए कि मैं ये संभालूंगा। देखिए, पार्टी दोनों तरफ से, भाई तुम भी जिताओ के लाओ, मैं भी जिता के लाता हूँ, हाईकमांड फिर अपने आप देख लेगा कितनी जीते। और मैं नहीं मानता कि केवल वो दो भाई और बेटे के लिए। दिग्विजय सिंह सत्ता के वैसे खिलाड़ी हैं, जो नरसिंह राव भी कभी थे, कि वो सत्ता के केंद्र बिंदु बने रहे। और एक लाइन और जोड़ूंगा अंजलि जी, अभी आपने कहा ना, कमलनाथ जी ने यदि खड़ा किया है एक, जिसको कह सकते हैं कलाकार को, शिवराज जी का, आप अपने, मैं प्रोडक्शन से कहूंगा आज नहीं, 1-2 दिन में कभी हमारी जब चर्चा होगी आगे, वो चित्र दिखाएंगे जिस समय शिवराज जी को विजय मिल गई, मैंने उनको, कमलनाथ को कांग्रेस पार्टी जीती, और उनके उसमें कब समारोह में बाकायदा शिवराज जी उस तरह से हाथ खड़े किए थे जैसे वो भी विजयी हुए हैं। मतलब एक बड़ापन दिखाया था उन्होंने। तो एक ऐसा जो केवल कलाकार है, मतलब बिल्कुल उनकी जीत आसान करने के लिए, देखिए ऊपर से कितना ही पार्टी का विरोध, भ्रष्टाचार धारा है। मैं जानता हूं ये नेता लोग, बड़े बड़े नेता, आप मोदी जी को छोड़ दीजिए, वो इस तरह से कोई समझौता नहीं करेंगे, लेकिन दूसरे जितने नेता हैं, दूसरी पंक्ति वाले, वो अब प्रतिद्वंदी से, कांग्रेस में तो परंपरा रही है कि भाई सुरेश पचौरी, यदि सुषमा स्वराज आ रही है तो सुरेश पचौरी कहते हैं कम से कम वो अच्छी महिला नेता है, उनका जीतना हमारे लाभदायक है। उसका नॉमिनेशन ही ऐसा दे दिया गया है कि वो जरा मैदान में न रहे। तो ऐसी स्थिति में ये मिली भगत भी रहती है। और कमलनाथ जी ने बड़ा अच्छा किया, बुद्धि से कोई उम्मीदवार उनका दिग्विजय सिंह खड़ा कर देते। देखिए, जो नरेंद्र सिंह या ज्योतिरादित्य जो जैसे सरप्राइज दिए जाते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी के खिलाफ सिंधिया को खड़ा किया गया था, बादराव को, यदि शिवराज को हराना होता तो आ जाते, कहते दिग्विजय सिंह आइए तुम जिता के ले आओ। कमलनाथ कहते लाइए मैं ही तो शिवराज को हरा देता हूँ। टक्कर उसको कहते हैं। वहां तो टक्कर फिर जबरदस्त हो जाती ना आलोक सर। अब चूंकि सीएम फेस कांग्रेस पार्टी का मध्य प्रदेश में कमलनाथ ही हैं, फिर तो बहुत इंटरेस्टिंग फाइट आप बता रहे हैं हो सकती थी। अरविंद मोहन सर, क्या आपको लगता है आमने सामने होना चाहिए था शिवराज सिंह को और कमलनाथ को? फिर तो दोनों पार्टियों के लिए मुश्किल हो जाती है। हालांकि बीजेपी के लिए उतनी नहीं होती, केंद्रीय मंत्री कई सांसद उतार दिए हैं, लेकिन फिर कोई और चेहरा तो नजर आता नहीं है कांग्रेस पार्टी में कमलनाथ के अलावा मध्य प्रदेश में। तरह की लड़ाई होती नहीं है। और दूसरा ये है कि एक दूसरे का अखाड़ा है। बुधनी जो है वो शिवराज जी का अखाड़ा है, वहाँ कमलनाथ चले जाएं ये गलती वो न करेंगे, तो या कमलनाथ के अखाड़े में शिवराज चले जाएं ये गलती वो नहीं करेंगे। कंस्टिट्यूंसी आमतौर पे बनाई जाती हैं लंबे समय में, उसका काम काज करके, वहाँ अपना प्रेजेंस रख के, तो अपने लोग रख के, अपने साथियों का उस तरह से सम्मान करके, तो इस तरह की लड़ाई होती नहीं है कि जाके सीधे एक दूसरे से टकरा। सॉफ्ट हिंदुत्व का मसला जो है, मैं मानता हूँ कि सिर्फ सॉफ्ट हिंदुत्व का मसला नहीं है। मध्य प्रदेश में मुस्लिम आबादी कम है, तो इसलिए एक बीजेपी से लड़ने में एक ये स्थिति तो हो सकती है, लेकिन कई चीज़ों पे बहुत इस बार बदलाव दिख रहा है। जैसे एक यही कि मोदी जी के चेहरे पे या सेंट्रल इशू, सेंट्रल सरकार के उपलब्धियों पे चुनाव हो या स्थानीय, और कमलनाथ ने बड़ी कोशिश करके उसको स्थानीय मसलों पर रखा है। इंडिया गठबंधन का जो आयोजन होना था मध्य प्रदेश में, उसको सिर्फ इसलिए रोक दिया गया कि वो आएंगे तो वो पर बड़े बड़े मसले उठाएंगे और बड़े मसलों से लोकल इशू डिफ्यूज। तो स्ट्रेटजी फोकस्ड है काफ़ी। अब यही देखना होगा कि वो कहाँ तक नतीजे ले आते। ओबीसी कैंडिडेट का भी मसला, असल में काफ़ी दिन से ओबीसी का प्रयोग मध्य प्रदेश में चल रहा है, सुभाष यादव को अध्यक्ष बनाने से लेकर अरुण यादव तक। लेकिन अभी तक ओबीसी पोलराइजेशन कहीं संख्या एक बात होती है और पॉलिटिकली चार्ज होना, पोलराइज होना एक मसला होता है।
बिहार में, उत्तर प्रदेश में अगर यादवों का लीडरशिप दिखता है तो इसलिए कि वो बहुत पहले से सोशलिस्ट पार्टी ने कोशिश की और उनकी संख्या ऐसी थी और वो धीरे धीरे पोलराइज हुए और सिर्फ अपने नहीं पोलराइज हुए, अपने पीछे उन्होंने बाकी पिछड़ों को पोलराइज किया। मध्य प्रदेश के इलाके में ये कोशिश हुई और दिग्विजय सिंह भी ये कोशिश करने वालों में थे कि इस किस्म का पोलराइजेशन थोड़ा हो, लेकिन उस तरह का नतीजा मध्य प्रदेश में दिखाई नहीं दिया। मध्य प्रदेश अभी तक पॉलिटिकल व्यवहार में काफी कुछ सेकुलर रहा। अब ये है कि मंडल फेज 2 में जरूर दिखाई दे रहा है और शिवराज जी के इतने लंबे राज के बाद किसी पिछड़े को रिप्लेस कर लेना, छत्तीसगढ़ में पिछड़ा आ गया, राजस्थान में पिछड़ा आ गया, तो उस गणित को, अब कमलनाथ पिछड़ा नहीं है उस तरह, लेकिन किसी पिछड़े को रिप्लेस करके आप किसी को आगे करेंगे ये तो अब संभव नहीं है। और ये भी हो सकता है कि अब तक जो ओबीसी पॉलिटिक्स चली है उससे इस बार ज्यादा मजबूत उसका रंग रूप दिखाई। लेकिन टिकट भी, जैसा मैंने पहले कहा कि जैसे कॉन्स्टिट्यूंसी नर्चर की जाती है, ओबीसी वोट या कोई भी सोशल ग्रुप का वोट भी एक दिन में नहीं पोलराइज होता, एक प्रोसेस होता है, उसमें डिफरेंट चीज़ों से मदद मिलती है। और मेरे ख्याल से अभी जो इस तरह से जाति जनगणना की बात उठी है उससे हो सकता है कि पोलराइजेशन थोड़ा तेज हो, लेकिन एक दफे में फिर पिछले कैंडिडेट इतने निकल के आ जाएं, इतनी कंस्टिट्यूंसीज के वोटर सारे पोलराइज हो जाएं, ये चीजें एक दिन में नहीं होंगी। ये चुनाव हो सकता है कैटलिस्ट का काम करे, वो बढ़ाए, लेकिन एक बार में सारे पिछड़े उतार लेंगे, औरतें उतार लेंगे। जैसे औरतों की बात, लड़कियों का लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, प्रियंका के नारे पे यूपी में कोरोना के बीच जिस तरह से लड़कियों का रेस्पॉन्स मिला उसको देख के हर आदमी हैरान, और फाइनल रिजल्ट आया तो एक भी सीट नहीं मिली। तो इसलिए वो पोलराइजेशन और उसको एक पॉलिटिकल ताकत बनाना एक काम है लंबा, बहुत हल्के से नहीं होता है, उसमें बाकी चीजें मदद करती हैं। तो मध्य प्रदेश भी इस बार ये प्रयोगशाला है, इसको देखना होगा कि कहाँ तक। ठीक है, मध्य प्रदेश से आगे बढ़कर युवराज जी अब बात छत्तीसगढ़ की कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ के लिए 90 विधानसभा सीटों वाले छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी ने 30 सीटों पर अपने कैंडिडेट्स ऐलान किया है। कैसे कांग्रेस की छत्तीसगढ़ के लिए लिस्ट को देखते हैं आप? और चूंकि पाटन सीट से सीएम भूपेश बघेल इस बार भी उतारे गए हैं, अंबिकापुर सीट से टीएस सिंहदेव को एक बार फिर से उतारा है कांग्रेस पार्टी ने। बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट छत्तीसगढ़ में भी नहीं हुआ है, सभी मंत्री जो मौजूदा सरकार में हैं उन सभी को टिकट मिला है, किसी का भी टिकट नहीं कटा है। अंजलि जी, छत्तीसगढ़ को यदि आप देखेंगे तो बड़ा क्लियर कट है, जिस विडंबना में, जिस द्वंद में कांग्रेस है, मुख्यमंत्री व उप मुख्यमंत्री दोनों का प्रथम श्रेणी में नाम आ गया। इसका मतलब अभी भी लीडरशिप डिसाइडेड नहीं है। हो सकता है कि टीएस सिंहदेव और भूपेश बघेल के गुटों का नेगोशिएशन चल रहा हो, इसको इतना टिकट, इसको उतना सीट, तो इसीलिए मुझे लगता है इनकी लिस्ट आने में बहुत समय भी लगेगा और लिस्ट आएगी, उसके बाद बहुत सारा घूम भड़का भी होने वाला है। और दूसरा, यदि आप देखेंगे छत्तीसगढ़ की लिस्ट में आपको महिलाओं के नाम बड़े कम दिखेंगे। अब महिलाओं की बात मुझे आज करना अनिवार्य क्यों लग रहा है, क्योंकि आज शक्ति का दिवस है, नवरात्र की शुरुआत हो रही है, और जो महिला आरक्षण बीजेपी लेके आई है, यदि आप पांचों राज्यों जो पोल बाउंड स्टेट्स हैं उनकी गणित देखें तो 5 राज्य 16 करोड़ वोटर, 7.8 करोड़ विमेन वोटर, लगभग 50% महिला वोटर है। और उस प्रतिपाद में, उस प्रपोर्शन में इन्होंने टिकट नहीं बांटी है महिलाओं को, वो राजस्थान होगा या मध्य प्रदेश होगा या छत्तीसगढ़ होगा। तो मुझे ऐसा एक अनुभूति हो रही, मुझे ऐसा लग रहा है कि भाजपा इस विषय को लेके हो हल्ला करने वाली है और बहुत सारे धूम धड़के फायरिंग करेंगे महिलाओं को लेके। ठीक है, ठीक है, आप तीनों मेरे साथ बने रहिए। हमने बात मध्य प्रदेश की छत्तीसगढ़ की जिसकी पहली लिस्ट कांग्रेस पार्टी ने जारी कर दी है, लेकिन राजस्थान की लिस्ट आखिर कब आएगी? अब आगे राजस्थान की बात करेंगे। राजस्थान में राजनीतिक दलों और नेताओं की लड़ाई में केंद्र राजस्थान सरकार की जांच एजेंसीज हथियार बनती नजर आ रही हैं। केंद्रीय एजेंसियों ने एक तरफ जहां पेपर लीक और अन्य मामलों में छापे मारने की कार्रवाई चला रखी है, तो वहीं राजस्थान पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप यानी कि एसओजी ने संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी मामले में जांच को आगे बढ़ा दिया है। राजस्थान पुलिस की एसओजी ने हाल ही में 10 अक्टूबर को केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी घोटाले मामले में नोटिस जारी किया था।
तो ठीक 3 दिन बाद यानी कि 13 अक्टूबर को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के करीबी नेता माने जाने वाले दिनेश कोडनिया पर ईडी की कार्रवाई शुरू हो गई। हालांकि संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी मामले में एसओजी की जांच पहले से ही चल रही है, लेकिन इस मामले में कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए इस बार सीधे केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को नोटिस भेज दिया गया। शेखावत ने इसे राजनीतिक बदले की कार्रवाई बताया है। ईडी का कल मेरे परिवार के वहाँ पर आकर के मेरे निवास के ऊपर उन लोगों ने सर्च किया है और वो आए थे। उनका मैंने पूरा सहयोग किया जो चाहते थे, जो उनके तरफ से पूछताछ की गई, पूरा सपोर्ट किया गया उनको। उनके दिल में जो भी बातें थी उन्होंने रखी। 15 दिन बाद चुनाव होने हैं। जो समय उन्होंने चुना वो गलत था। इसके पहले क्योंकि उसके पीछे मंशा दिखती है कहीं न कहीं कि राजनीतिक लाभ लेने के लिए ये उन लोगों ने करने की कोशिश की। लेकिन उदयपुर संभाग की जनता मेरे को भी बहुत अच्छी तरह से जानती है, मेरे सारे एक्टिविटीज़ को अच्छी तरह से जानती है कि इस तरीके का कोई भी विषय मेरे द्वारा हुई। पिछले 4.5 साल में माननीय मुख्यमंत्री जी ने अनेक बार आप लोगों से चर्चा करते हुए, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में, पब्लिक मीटिंग में बात करते हुए, कांग्रेस की मीटिंग में बात करते हुए, सरकारी मीटिंग में बात करते हुए अनेक बार मेरे ऊपर आरोप लगाए थे। पहली बार 2019 से लेकर के अब 2023 के अंत में जाकर के 4.5 साल बाद में पहली बार मुझे अपने खातों की डिटेल देने के लिए नोटिस दिया गया कि आप लिखित में एक बार अपने खाते की डिटेल दें। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अब ये नोटिस जो दिया गया इतना कितना पॉलिटिकल मोटिवेटेड है कि मुझसे जो जानकारी मांगी गई है कि आपके बैंक खातों की जानकारी दीजिए, आपकी संपत्ति की जानकारी दीजिए, आपके लेन देन की जानकारी दीजिए, ये सारी जानकारी मैं 2020 में और 2022 में एक रिप्रेजेंटेशन अपनी तरफ से बिना मांगे लिख करके एसओजी को कि आप जो जांच कर रहे हो वो इस दृष्टिकोण से करें कि इसमें जो है किसी भी तरह का पॉलिटिकल इंटरेस्ट और एंगल नहीं रहे। ये सारी जानकारी विद ऑल डॉक्यूमेंट्स में 2 बार पहले भी दे चुका हूँ। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष, कल संभाग के कार्यकर्ताओं की चुनाव के दृष्टिकोण से जीत का मंत्र फूंकने के लिए एक बैठक लेने वाले हैं। एक विशेष श्रेणी के कार्यकर्ताओं के साथ में वो 3 जिलों के कार्यकर्ताओं की टोली में 2 बार उन सबसे संवाद करेंगे, चुनाव की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। चुनाव के दृष्टिकोण से क्योंकि भारतीय जनता पार्टी संगठन के आधार पर, संगठन की शक्ति के आधार पर चुनाव लड़ने वाली पार्टी है, इस संगठन के दृष्टिकोण से तैयारियों के जायजा लेंगे और आने वाले चुनाव में विजयश्री को प्राप्त करने के लिए सभी कार्यकर्ताओं से फीडबैक लेकर के उनको आगामी दिशा निर्देश उस दृष्टिकोण से प्रदान करेंगे। कांग्रेस तो ऐसे सवाल उठा रही जैसे उन्होंने कभी सांसदों को लड़ाया नहीं होगा, कभी विधायकों को सांसद का, सांसद को विधायक का। तो कुल मिलाकर किसी भी पार्टी की अपनी रणनीति होती है, उस पर सवाल खड़े करना हास्यास्पद सी बात है। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने विधायक से सांसद का भी लड़ा, सांसद से विधायक का भी लड़ा है। पार्टी को अंततः चुनाव को जीतने की रणनीति के हिसाब से मैदान में जीतना है और ये हमारा अपना विशेषाधिकार है कि हम क्या क्राइटेरिया पार्टी के भीतर तय करते हैं, कैसे निर्णय करते हैं। निर्णय पर सवाल उठाना तो कांग्रेस का कोई धर्म है नहीं। मुझे लगता है कि वो बात अब राजस्थान की। आलोक जी, साथ ही साथ अरविंद जी और युवराज जी तीनों मेरे साथ जुड़े हैं। आलोक सर, क्या लगता है राजस्थान का चुनाव सेंटर वर्सेस स्टेट की लड़ाई के इर्द गिर्द ही इस बार घूमेगा या फिर असल जो चुनावी मुद्दे हैं उन पर भी होगी बातचीत? अंजलि जी, मुद्दा ये जांच एजेंसियों का आज से नहीं है, लगातार ये बातें की जाती है। आश्चर्य इस बात का है कि राज्य सरकार अब सक्रिय हुई है गजेंद्र सिंह शेखावत जी के लिए, जबकि आदरणीय वसुंधरा जी के खिलाफ सचिन पायलट 5 वर्ष से आवाज उठाते रहे। अशोक गहलोत जी, जैसा अभी मैं मध्य प्रदेश के संदर्भ में कह रहा था, तो यहाँ भी एक सॉफ्ट अपना रुख बना करके अशोक गहलोत ने तो उस सरकार की जांच के लिए कुछ कदम नहीं उठाए। अब गजेंद्र सिंह शेखावत, चूंकि एक बड़ी चुनौती है जोधपुर तक के लिए भी, अशोक गहलोत उनके बेटे को भी हरवा चुके हैं। ऐसी स्थिति में उनके खिलाफ कुछ शुरू किया जाए, पहले भी कुछ और मामले भी चलाए गए थे,
तो ये एक इस तरह के जो केसेस है जनता में उसका उतना असर नहीं होता, बल्कि केंद्र की एजेंसियां भी जब करती है तो कई बार रॉबर्ट वाड्रा तक का केस जो राजस्थान से जुड़ा हुआ है, लेकिन रॉबर्ट वाड्रा को तो कोई छापा मार करके अभी तक कोई पकड़ा गिरफ्तार भी नहीं किया गया है। तो इसलिए ये सब जो ये कानून की कार्रवाई कानूनी ढंग से चलेगी, अदालत की अदालत से चलेगी, जनता करेगी। गहलोत ने जो काम किया है, मैं आज भी मानता हूं कि कुछ राज्यों के मुकाबले में, बल्कि मध्य प्रदेश में जो कमलनाथ के 2 साल के मुकाबले में गहलोत ने जो काम किया वो उनकी परीक्षा है। लेकिन हाँ, उनकी पार्टी में जो प्रतियोगिता, आपस की जो प्रतिद्वंदिता है, उसका असर खराब होगा उससे जो अभी। लेकिन इसलिए बीजेपी बड़ी फूक फूक कर कदम रख रही है। उसे मालूम है कि ये कांटे का जीतने के लिए सर्वे कह रहे हैं, लेकिन उन्हें मालूम है कि लड़ाई इतनी आसान नहीं है। वसुंधरा जी के खेमे ने अभी तक कोई विद्रोह नहीं किया है और न ही वो अलग पार्टी उमा भारती की तरह बना रही है, न बनाने की अभी मैं भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूँ। हो सकता है 10 दिन बाद कोई ऐसी स्थिति आए तो हम नहीं जानते, लेकिन मैं जहां तक समझता हूं कि वो कोई ऐसा विद्रोह नहीं होगा। और इसलिए राजस्थान की लड़ाई में जीत सुनिश्चित माने कांग्रेस या बीजेपी, ऐसा मुझे नहीं लगता। सूची से इतना है कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों को किसी तरह से उनके खेमों को किसको ज्यादा टिकट मिलती है, क्योंकि सचिन पायलट की शिकायत पिछली बार भी हाईकमांड से रही है या अनौपचारिक चर्चाओं में कि उनके 20 उम्मीदवारों को गहलोत ने हरवा दिया था। इस बार ये देखना होगा कि वो किस तरह से टिकट बंटवारे में उनकी भूमिका भी प्रमुख है और गहलोत की भी। तो हाईकमांड किसको धोखा देता है इस पर निर्भर करेगा। ठीक है अरविंद जी, कांग्रेस की लिस्ट कहाँ अटकी है राजस्थान के लिए? क्यों अटकी है लगता है आपको? अब तक कांग्रेस की राजस्थान के लिए लिस्ट क्यों नहीं आई? बहुत साफ वजह है कि वहाँ और राज्यों की तुलना में आपसी होड़ ज़्यादा है और गुटबाजी ज़्यादा है, और मुख्य वजह यही है। और इस गुटबाजी को संभालना थोड़ा हाईकमान के लिए भी भारी है। तो पहले तो बहुत साफ वो अशोक गहलोत के पक्ष में था, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस अध्यक्ष वाले सवाल पे उन्होंने हाईकमान को ही एक तरह से आंच दिखाई, उसके बाद से मुझे लगता है कि उनका पद भी कुछ छोटा हुआ। हालांकि इधर फिर राजनीतिक लड़ाई की बात करेंगे तो सरकार ने जिस तरह के फैसले किए हैं आखिरी दिनों में, खासतौर से बजट के जरिए, और उससे अपना ग्राफ उन्होंने थोड़ा ऊंचा किया। लेकिन हाईकमान की नज़रों में मुझे लगता है कि उन्होंने अपने को सचिन पायलट के बराबर कर लिया। दोनों पर हाईकमान समान रूप से विश्वास करता है, अविश्वास करता है, तो इसलिए वो चलेगा। अच्छा, सचिन भी एक मामले में बहुत, मैं मानता हूं कि और कांग्रेसियों से डिफरेंट हैं, ग्रेट हैं, कि जाके जमीन पे वो काम पिछले 5-7 साल से एक दिल्ली से उठे और जाके वो वहाँ बैठ गए और बैठ के उन्होंने काम किया जगह जगह जाके। आमतौर पे कांग्रेसी दिल्ली से या राजधानी से बाहर नहीं जाते। सचिन पायलट ने उस तरह से दिल्ली छोड़ ही दी राजस्थान का जिम्मा मिलने, तो उन्होंने जमीन पे काम किया है। अशोक गहलोत भी कोई बहुत हवाई नेता नहीं है, अशोक गहलोत भी जमीन वाले नेता है, तो इसलिए टकराव थोड़ी और ज्यादा दिखाई वहाँ दे रही है। दूसरा, ये सब कार्ड भी जो आमतौर पे राजस्थान में चलता रहा कि राजे रजवाड़े, जाट और पंडित, और वो अब तक की पॉलिटिक्स को डोमिनेट करते थे, उससे उलट ये दोनों ओबीसी ग्रुप के हैं। तो इसलिए भी कि आप इस नाम पे किसी को आगे पीछे नहीं कर सकते कि वो इस में का है, उस में का है। ठीक है, युवराज जी के पास चलती हूँ। युवराज जी, बीजेपी और कांग्रेस दोनों के बीच क्या राजस्थान में सीधा मुकाबला देखते हैं आप? और मुश्किलें क्या दोनों ही पार्टियों के लिए? गजेंद्र सिंह शेखावत को जिस तरह से नोटिस जारी करवाया अशोक गहलोत ने राजस्थान पुलिस के माध्यम से, एसओजी के माध्यम से, टाइमिंग को लेकर सवाल हैं। मुश्किलें क्या यहाँ पर कांग्रेस के सामने तो है ही, चूंकि गुटबाजी बहुत ज्यादा है, सचिन पायलट साथ ही साथ अशोक गहलोत। वहीं दूसरी तरफ वसुंधरा राजे को लेकर भी बीजेपी ने कुछ क्लियर नहीं किया। ऐसे में राजस्थान में कितनी इंटरेस्टिंग देखते हैं फाइट? राजस्थान एक बहुत इंटरेस्टिंग टफ मुझे लगता है। देखिए, उसमें ऐसा है कि बीजेपी में वसुंधरा राजे का गुट है, कहा जाता है कि राज्यवर्धन राठौड़ भी अपना गुट बना रहे हैं, उनकी भी आकांक्षा है, उनको भी उतारा जाएगा। कहा जा रहा है कि सतीश पुनिया जी का भी गुट है। लेकिन एंड ऑफ द डे जब ब्रांड मोदी आता है तब वो सब पे छाता है, तो जब मोदी जी आएंगे तो सारा उनका वीटो रहेगा और वो सबको अपने में ले लेंगे। लेकिन कांग्रेस में एक इंटरेस्टिंग बात जो मैंने ऑब्जर्व की, जैसे माननीय आलोक सर ने भी बताया कि भाई सचिन पायलट और सबका जो करप्शन की बात आप लोगों ने चर्चा की, सचिन पायलट वही व्यक्ति हैं जो डिप्यूटी मुख्यमंत्री से उतरे थे, तब उन्होंने अपनी पार्टी में अपने ही नेता, अपने ही मंत्रियों के खिलाफ अपनी सरकार में करप्शन के आरोप लगाए, लेकिन वो आज भी पार्टी से जुड़े रहे।
इतना कुछ सहा सचिन पायलट जी ने, लेकिन कभी इस्तीफा नहीं दिया, त्याग पत्र नहीं दिया, आज भी जुड़े रहे। इसका मतलब उनका शीर्ष नेतृत्व से, गांधी परिवार से बहुत अच्छा तालमेल है। और चूंकि एक 5 साल का जो गाला है, जैसे माननीय अरविंद सर ने बताया कि वो जमीन से जुड़ा रहे, काम किया, तो मेरा कैलकुलेशन ये मुझे बता रहा है कि उनका जमीन में पकड़ है, कार्यकर्ताओं में पकड़ है, उम्र उनके फेवर जमीन में पे है। किसकी कितनी पकड़ है ये 3 दिसंबर को पता लग जाएगा। फिलहाल आप सभी का बहुत शुक्रिया इस पर मेरे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से देखिए लिस्ट जारी कर दी गई है। राजस्थान के लिए अभी पते नहीं खुले हैं। कांग्रेस पार्टी के अशोक गहलोत कह रहे हैं कि 18 तारीख तक राजस्थान के लिए भी पहली लिस्ट जारी हो जाएगी। किसे पार्टी मैदान में उतारती है, किस किस का पत्ता कटता है, ये देखना दिलचस्प होगा।